बढ़ते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर रमेश चंद्र ने कहा कि कृषि को खेतों तक ही नहीं रखा जा सकता सीमित। कृषि की फसल कटाई के बाद के पहलुओं पर करना होगा विचार। किसानों की आय बढ़ाने पर देना होगा फोकस। उत्तराखंड कृषि अनुसंधान संस्थान ने विकसित की मक्का की 3 नई प्रजातियां। मक्का से मिलेगा दूध के बराबर ही पोषण। मक्के की 3 QPM प्रजातियां जनता को हुई समर्पित। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व उत्तर पूर्वी राज्यों में उगाई जा सकेंगी ये प्रजातियां। पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्ण बहिष्कार। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा को अमूल डेयरी ने बताया सराहनीय कदम। अमूल डेयरी ने कहा कि उनके सभी आउटलेट्स पर सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से होगी प्रतिबंध। देश भर में मनाया गया वन महोत्सव कार्यक्रम। मॉनसून से पहले अभियान चलाकर रिकॉर्ड स्तर पर किया गया पौधारोपण। सरकारी विभागों से लेकर स्कूलों तक इस बात पर फोकस की देश को बनाया जा सके हरा भरा। सरकार किसानों को भी वृक्षारोपण के लिए कर रही है प्रेरित। और अब समाचार विस्तार से। प्रमुख कृषि विशेषज्ञों में से एक नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र ने किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 4थे वार्षिक सम्मेलन में कहा कि कृषि को खेतों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है। हमें कृषि की फसल कटाई के बाद के पहलुओं पर विचार करना चाहिए, जैसे कि मूल्य कैसे जोड़ा जाए और कोई एक सफल व्यापारी कैसे बन सकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को कृषि में बनाए रखने के लिए कृषि को कृषि व्यवसाय में बदल दें। अपनी विशेषज्ञता को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि को आधुनिकीकरण करना चाहिए, विविधीकरण का प्रयास करना चाहिए और उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती करनी चाहिए ताकि हमारे किसान फसल के बाद के लाभ प्राप्त कर सकें। हमें खुले हाथों से सुधारों को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे कृषि व्यवसायों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाला ने कहा कि स्कूली पाठ्यक्रम में कृषि को शामिल करने से वास्तव में युवाओं में अधिक जागरूकता लाने में मदद मिल सकती है, जो किसानों को उनके व्यवसायों में और मदद करेगा। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक देश भर में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा सके। सरकारी विभागों से लेकर स्कूलों तक इस बात पर फोकस किया गया कि अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाए ताकि आने वाले दिनों में देश को हरा भरा बनाया जा सके। देश भर में वन महोत्सव का आयोजन हो रहा है। मकसद है कि आए हुए मानसून में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण को बेहतर किया जा सके। शहर से लेकर गांव तक, सरकारी विभागों से लेकर स्कूल तक हर जगह इस बात पर फोकस कि वन महोत्सव के माध्यम से रिकॉर्ड संख्या में वृक्षारोपण किया जाए। स्कूली बच्चों को भी इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जैसे कि वन महोत्सव का महत्व बहुत अधिक है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन कितना जल्द हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है और हमारा वातावरण बहुत ही प्रदूषित हो रहा है। तो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए और साथ साथ जलवायु का जो कुप्रभाव है उसको रोकने के लिए वन महोत्सव का बहुत ही महत्व है। पर्यावरण के प्रति बचपन से ही बच्चों में ऐसे संस्कार देना ताकि वो पर्यावरण के प्रति प्रेम रखें और सिर्फ पेड़ ही न लगाएं। उनके सभी काम ऐसे हो जिनसे किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान न हो। दिल्ली के टैगोर गार्डन केंद्रीय विद्यालय में भी वन महोत्सव के तहत बच्चों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया गया। हम सब ने महसूस किया है कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखना केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी है। और इस भावना को अगर हमने समाज के अंदर फैलाना है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जरिया है बच्चे।
क्योंकि यही बच्चे जो है आज एक स्कूल से निकलकर पूरे समाज में फैलते हैं और पूरे समाज को जागरूक करते हैं। इसमें 100 बच्चे एक साथ पौधे लगाएंगे और प्रत्येक पौधे एक बच्चे को समर्पित किए गए हैं, उसकी देखभाल करेंगे। जंगल हमारे जीवन है, इन्हें बचाना और बढ़ाना हम सब की जिम्मेदारी है। सरकार भी इस बात पर बल दे रही है कि देश के किसान भी वृक्षारोपण करके अतिरिक्त आय कमा सके। ये बच्चे देश का भविष्य हैं। ऐसे में हरित भारत की संकल्पना को साकार करना है तो ऐसे अभियान को और गति देनी होगी। संतोष चौधरी रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मुंबई में लगातार हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज लगातार तीसरे दिन मुंबई एवं उसके आसपास के इलाकों में रुक रुक कर तेज बारिश होती रही। वहीं कोंकण में भी बारिश से सड़क यातायात पर असर पड़ा है और कई जगहों पर रास्ते अवरुद्ध हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका है। इस बीच मुंबई में कई निचले इलाकों में जल जमाव होने की भी सूचना मिल रही है। हालांकि रेलवे यातायात पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन मुंबई उपनगरीय रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं और यात्रियों को इसकी सूचना दी जा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य में बन रही स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं एवं लोगों की राहत और बचाव के लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। अधिकांश नदियों में पानी कम होने के कारण असम में बाढ़ की स्थिति में बुधवार को सुधार दिखा। ब्रह्मपुत्र घाटी में अब सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। हालांकि बराक घाटी में बराक नदी और कुशियारा नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कछार जिले में अब भी 5,69,000 से अधिक लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से असम के 20 जिलों के 837 गांवों के 9,68,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। 19,589 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी पानी में डूबी हुई है। कल 2 बच्चों की मौत हो गई। अब राज्य में बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 186 हो गई है। कई जिलों में नदी के आसपास के इलाकों में कटाव की भी सूचना है, जिसमें मकान और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ASDMA की रिपोर्ट के अनुसार 1,35,000 से अधिक लोगों ने 295 राहत शिविरों केंद्रों में शरण ले रखी है। उधर क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र गुवाहाटी ने राज्य में अगले कुछ दिनों में गरज के साथ बिजली गिरने और भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य जारी है। लोगों को राहत सामग्री और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। साथ ही बुनियादी ढांचे के नुकसान की मरम्मत के लिए और भविष्य में संभावित नुकसान को रोकने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन मुआवजे और पुनर्वास उद्देश्यों के लिए नुकसान का आकलन भी कर रहा है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी से मुलाकात की और उन्हें बाढ़ की वर्तमान स्थिति के साथ साथ राहत और पुनर्वास उपायों से अवगत कराया। केरल में मानसून के कारण भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पठानमथिट्टा जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के लिए चेतावनी 9 जुलाई तक जारी की गई है। केरल में सबसे ज्यादा होसदुर्ग में 13 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं मुन्नार में 9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। कोझिकोड और मालाबार के कई इलाकों में रुक रुक कर भारी बारिश हुई, जिस कारण कई घरों को और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। राज्य में व्यापक बारिश के साथ ठंडी हवाओं के चलने से कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट आई है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा को अमूल डेयरी ने सराहनीय कदम बताया है। अमूल डेयरी ने कहा कि उनके सभी आउटलेट्स पर सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। सरकार द्वारा देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की पहल को डेयरी उद्योग से जुड़ी कंपनियों ने ऐतिहासिक कदम बताया है। अमूल डेयरी ने केंद्र सरकार की इस पहल को पर्यावरण हितैषी बताते हुए कहा है कि प्लास्टिक चम्मच की जगह लकड़ी की चम्मच का उपयोग पहले से कर रहे हैं और 1 जुलाई से दुग्ध उत्पादों की पैकिंग में प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह अब पेपर स्ट्रॉ, बायोडिग्रेडेबल स्ट्रॉ का उपयोग किया जा रहा है। हम भारत सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं
1 जुलाई से जो सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन हुआ, तो उसमें सबसे बड़ी चेंज जो हमने की, जो हम प्लास्टिक स्ट्रॉ यूज करते थे हमारे जो फ्लेवर्ड मिल्क, लस्सी और छाछ के लिए टेट्रा पैक में, उससे हमने शिफ्ट किया है पेपर स्ट्रॉ और अभी उसके साथ ही बायोडिग्रेडेबल कंपोजेबल स्ट्रॉ। RS सोढ़ी ने कहा कि भारत सरकार ने 200 कंपनियों को डिग्रेडेबल स्ट्रॉ बनाने की स्वीकृति दी है। इससे हमें फायदा होगा। भारत सरकार ने 200 पार्टीज को बायोडिग्रेडेबल स्ट्रॉ बनाने की परमिशन दिया। उससे जो हमारी एक तो भारत के अंदर ही कैपेसिटी बढ़ेगी, दूसरी कि उसकी जो कीमत ही है तकरीबन 25 से 50% ही ज्यादा होगी जो प्लास्टिक स्ट्रॉ से। और अमूल ने खुद हमने फैसला कर लिया कि हम अपना खुद का प्रोडक्शन करेंगे। अमूल डेयरी का मानना है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ की तुलना में पेपर स्ट्रॉ की आपूर्ति कुछ सीमित हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में अमूल डेयरी जल्द ही खुद का डिग्रेडेबल स्ट्रॉ तैयार करेगी। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कृषि विभाग ने खरीफ की फसलों की बीमा कराने के लिए किसानों को 31 जुलाई तक का समय दिया है। इसके तहत जितने भी किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं उनको स्वतः बीमा हो जाएगा। इनमें से जो बीमा नहीं करना चाहते हैं, इसके बारे में उन्हें क्रेडिट कार्ड से संबंधित बैंक में अंतिम तिथि के 1 सप्ताह पहले लिखित देना होगा। बीमा के अभाव में यदि फसल को क्षति पहुंचती है तो इसके लिए संबंधित अन्नदाता जिम्मेदार होंगे। वैसे फसल लगाने में आने वाले खर्च के आधार पर बीमा होता है, लेकिन अंतिम निर्णय जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति लेगी ताकि बीमा कंपनी व पीड़ित किसान के मध्य कोई विवाद उत्पन्न न हो। रबी 2021-22 में 21,091 किसान फसल बीमा कराए थे, जबकि सामान्य रूप से जिले में अन्नदाताओं की संख्या 2,72,000 है। और भारत सरकार ने पर्यावरण व बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा का मदर डेयरी ने स्वागत किया है। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की थी मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक मनीष बंदलीश से। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 जुलाई से प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए मदर डेयरी ने अपने सभी उत्पादों में प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह पेपर स्ट्रॉ का उपयोग शुरू कर दिया है। निश्चित तौर पर यह पहल न केवल काबिल तारीफ है बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी है। अभी हमारे साथ मदर डेयरी के MD मनीष बंदलिश मौजूद है। आइए बात करते हैं उनसे किस तरह इन्होंने इस योजना को लागू किया और भविष्य में इसके किस तरह सार्थक परिणाम निकलेंगे। जिस तरह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम भारत सरकार ने आगे बढ़ाया, आपने इसको हाथों हाथ लिया, मदर डेयरी के लिए कितना चैलेंजिंग रहा और इसके भविष्य में कितने सुखद परिणाम अब हम देखते हैं। देखिए, मदर डेयरी पिछले 1 साल से इसकी तैयारी कर रहा था कि 1 जुलाई से जो भी हमारी प्रोडक्शन है वो प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह पेपर स्ट्रॉ के साथ हो रही है। तो रहा थोड़ा एफर्ट लगा हमारे को, लेकिन आई थिंक हम लोग इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एनवायरनमेंट के लिए गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है हम उसको वेलकम करते हैं। हमने अपने सब प्रोडक्ट से प्लास्टिक धीरे धीरे हटाने की कोशिश की है। अगर बात करें पेपर स्ट्रॉ की, तो भारत में इसका अभी आपकी मांग के अनुसार कितनी आपूर्ति है और जो कमी है उसको पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग प्लास्टिक स्ट्रॉ या पेपर स्ट्रॉ के मैन्युफैक्चर तो नहीं है। जहाँ तक हमारी नॉलेज है इंडिया में इसकी प्रोडक्शन ना के बराबर है और इसको बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो पेपर मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं उनसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई इंडिया में ही प्रोड्यूस करे तो हम उसको वेलकम करेंगे। मदर डेयरी ने इससे पहले भी जूट के बैग तैयार करना, रिसाइकलिंग का काम भी करना, अपने उपभोक्ताओं से प्लास्टिक की थैली लेना और कम रेट में दूध देना, इस तरह के कई सारे इनिशिएट किए थे और काफ़ी सफल भी रहे। तो इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, शुरू से ही हमारा पर्पज़ रहा है कि हम एनवायरनमेंट की तरफ काम करें। हम लोग 1974 में ही टोकन मिल्क हम उसको बोलते हैं, बूथ के अंदर अगर दिल्ली में जाएँ तो आपको कॉइन वाला मिल्क मिलता है, उससे हम एनुअली 700 टन के ऊपर प्लास्टिक हम उसको कम कंज्यूम करते हैं। हम लोग EPR स्कीम है गवर्नमेंट की, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम बोलते हैं। हम उसके अंतर्गत 2023-24 के अंदर प्लास्टिक वेस्ट फ्री होने का दावा करते हैं और तकरीबन पूरे फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 7,000 टन प्लास्टिक हम लोग मार्केट से उठा करके रिसाइकिल करेंगे
मदर डेयरी के फल और सब्जियों के जो स्टॉल्स हैं वहाँ से उपभोक्ता उत्पाद लेके जाएंगे तो उनको किस तरह की जो आपकी तरफ से फैसिलिटी मिलेगी इस मामले में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अभी जागरूकता धीरे धीरे फैलेगी, उत्पादों के ले जाने और लाने के लिए पॉलीथीन की जगह अल्टरनेट को यूज करना एक चैलेंजिंग रहेगा। हम लोग अपने बूथ के ऊपर प्लास्टिक की कोई भी थैली नहीं रखते हैं। हम एनकरेज करते हैं कस्टमर्स को अपना ही कपड़े का बैग या कुछ लेकर आएँ, ऑल्टरनेट अवेलेबल रहेंगे। तो ये थे मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक मनीष बंदलिश, जिनका मानना है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एनवायरनमेंट को ग्रीन और क्लीन बनाने के लिए न केवल मदर डेयरी लगातार कई सालों से काम कर रहा है, बल्कि अपने उपभोक्ताओं के जरिए जन जागरूकता फैलाकर समाज और राष्ट्र को ग्रीन इंडिया का कॉन्सेप्ट देने का काम भी कर रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन संजय जैना के साथ मैं ओपी यादव, किसान समाचार। पोषण को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, इसीलिए उत्तराखंड कृषि अनुसंधान संस्थान ने विकसित की 3 नई प्रजातियां जनता को समर्पित की हैं। मक्का से आपको बता दें कि मिलेगा दूध के बराबर पोषण। उत्तराखंड कृषि अनुसंधान संस्थान ने विकसित की 3 नई प्रजातियां। अब मक्के में दूध के बराबर पोषण मिल सकेगा। विकसित मक्कों की नई प्रजातियों में दूध के बराबर ही पोषण होगा। मक्के की 3 QPM प्रजातियां जनता को समर्पित की गई। मक्के की पहली प्रजाति VLQPM हाइब्रिड 45 है। दूसरी प्रजाति की बात करें तो VLQPM हाइब्रिड 61 और हाइब्रिड 63 है। ये तीनों अगेती प्रजाति हैं, जिससे किसानों को काफी हद तक लाभ होगा। मक्का की ये तीनों प्रजाति 80 से 90 दिन में परिपक्व हो जाती हैं। औसत उत्पादन 4,435 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व उत्तर पूर्वी राज्यों में ये उगाई जा सकेंगी। तो मक्का से मिलेगा दूध के बराबर अब पोषण। और रायबरेली में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को वृहद रूप से मिल रहा है। रायबरेली में खरीफ सीजन 2020-21 में कुल 82,283 किसान इस योजना से आच्छादित हुए हैं, जिनमें से 4,128 किसानों को लगभग 83,92,000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच जानी हो जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी प्रीमियम राशि इसके दरमियान देनी होती है। किसान अजीत पटेल के अनुसार उनकी खरीफ सीजन की फसल खराब हो गई थी। उन्होंने फसल बीमा करा रखा था, जिसका लाभ उन्हें मिला। दूसरे किसानों ने भी फसल खराब होने पर फसल बीमा का लाभ मिलने की बात कही। और आइए बात कर लेते हैं मंडी भाव की और जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में मंडियों में क्या भाव चल रहा है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। बुधवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके भाव की करें तो कुछ मंडियों में सोयाबीन के भाव स्थिर रहे, जबकि कुछ में इस दौरान नरमी देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 5 जुलाई को पीली सोयाबीन का भाव था 5,980 रुपए। 6 जुलाई को उसके भाव में 275 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,705 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही जसदड़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 5 और 6 जुलाई को सोयाबीन 5,500 रुपए पर बिकी। राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 जुलाई को सोयाबीन का भाव रहा 6,150 रुपए। 6 जुलाई को उसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 6,050 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में 5 जुलाई को पीली सोयाबीन का भाव रहा 6,450 रुपए। 6 जुलाई को उसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 6,450 रुपए पर बना रहा। सोयाबीन एक खरीफ फसल है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 12,18,000 टन बढ़त होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2021-22 में 1,38 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,26,10,000 टन रही थी। बता दें कि पीली सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हाल ही में केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की है। खरीफ सीजन 2022-23 के लिए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है।
खरीफ फसलों में शामिल पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 3,950 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए सोयाबीन की एमएसपी में 350 रुपए की भारी बढ़ोतरी की, जिसके बाद पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,300 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। 6 जुलाई को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे सीमित दायरे में रहे। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 5 जुलाई को मक्का का भाव रहा 1,700 रुपए। 6 जुलाई को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,600 रुपए पर आ गया। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 5 और 6 जुलाई को मक्का 2,500 रुपए पर बिकी। राजस्थान की ब्यावर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 5 जुलाई को मक्का का भाव था 2,600 रुपए। 6 जुलाई को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 2,550 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 5 जुलाई को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,980 रुपए। 6 जुलाई को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,980 रुपए पर बरकरार रहा। हालांकि राज्य के ही कासगंज मंडी में मंगलवार को पीली मक्का का भाव था 1,950 रुपए। बुधवार को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 1,940 रुपए। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में कई गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीनों के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 634.85 मिलियन डॉलर का हुआ है। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। वही बात मक्का की पैदावार की करें तो भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है और ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। मक्का की फसल मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्यों में उगाई जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 31 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी। और आइए अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें खास खबर में। अलग अलग क्षेत्रों के 4 नागरिकों को संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया है। जानी मानी एथलीट पीटी उषा और संगीतकार, गीतकार और गायक इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और केवी विजेंद्र प्रसाद को राज्यसभा सदस्य के लिए नामित किया गया है। ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों के महारथी हैं और इन्हें तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। ये चारों दक्षिण भारत के राज्यों से हैं और इन लोगों के जरिए राज्यसभा में हर क्षेत्र का और बेहतर प्रतिनिधित्व हो सकेगा। सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। बीएसएफ के जवानों ने गुजरात में भारतीय समुद्री सीमा पार करते हुए 4 पाकिस्तानी मछुआरों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 10 नौकाओं को भी जब्त किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कच्छ के हरामी नाला क्षेत्र के पास से चारों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया पूरे इलाके की तलाशी की जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय इस्पात मंत्री का अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मंत्रालय के पदाधिकारियों के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिन्हा के इस्तीफे के बाद इस्पात मंत्रालय का पदभार ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने अपना जीवन धर्म, भक्ति और राष्ट्र को समर्पित। झुंझुनू के खेमी शक्ति मंदिर परिसर में 9 जुलाई तक चलेगी। बैठक में देश भर के सभी प्रांतों के प्रांत प्रचारक तथा सह प्रांत प्रचारक शामिल होंगे। संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सरकारेवा दत्तात्रेय होसपोले सहित 5 सह सरकारेवा डॉक्टर कृष्ण गोपाल, डॉक्टर मनमोहन वैद, CR मुकुंद, अरुण कुमार और रामदत्त बैठक में मौजूद रहेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष तरुण विजय ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए रिपोर्ट ऑन मानगढ़ हिल टू बी डिक्लेयर्ड एज नेशनल मॉन्यूमेंट नाम से एक रिपोर्ट केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश के कई अनसंग हीरोज हैं जिनको इतिहास में जितना महत्व मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। इन राष्ट्र नायकों को समाज व राष्ट्र के सामने लाना सरकार का मकसद है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।